एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर सुबह 11 बजे आपके पेड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज स्कोर देखेंगे आप सभी का कि स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है ना भैया। आज माइनस मार्किंग के साथ साथ आपका स्कोर भी रहेगा, तो स्कोर के साथ साथ देखेंगे कि आपका स्कोर जो जा रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों डी नंबर है, ये जुड़ी है आपके आद्य ऐतिहासिक युग से। मतलब जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक से जुड़ी है। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के जो नाम से आपकी जानी जाती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद इनमें से कौन था। यहाँ पर दोस्तों आपका काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो आपका महाजनपद था इनमें से कौन था। यहाँ पर आंसर आपको बताना है, 2 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 16 महाजनपद में से एक ऐसा भी आपका जनपद था जो कि आपका गोदावरी नदी के तट पर आपका स्थित था। यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या बनेगा, यह है दोस्तों आपका अस्मक। क्या हो जाएगा, अस्मक। अस्मक या इसे अस्कक बोल देते हैं, जो कि दक्षिण भारत के नर्मदा नदी में आपका ये स्थित है, अर्थात उसके तट पर है। और दक्षिण भारत में स्थित ये आपका जो 16 महाजनपदों में एकमात्र यही है जो दक्षिण भारत में आपका स्थित है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से वो आपका कौन था। चलिए बताइएगा ऐसा कौन सा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन भी कर लिया। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर है, ये था आपका डेरियस प्रथम। कौन था भैया, डेरियस प्रथम। दोस्तों ये 522 से लेकर 486 ईस्वी पूर्व में ये फारसी साम्राज्य का संस्थापक आपका रहा है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न को क्रम अनुसार में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन से आपका शासन आए, हमने बताया था आपको एक ट्री बताया था, फूल खिले तो सूंघ लो महक, है ना, क्लियर है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सबसे पहले आएगा गुलाम, है ना। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, या गुल खिला तो सैया ला दो, जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगे अपना याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक या गुल खिले तो सैया ला दो। तो गुलाब से यहाँ पर हो गया सबसे पहले आपका गुलाम वंश है। और गुलाम वंश को दोस्तों याद रखिए इलवारी तुर्क भी कहते हैं। जो गुलाम वंश के थे अधिकतर सरकार इलवारी तुर्क थे, इसलिए इसे इलवारी तुर्क भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका खिलजी वंश, क्योंकि खिल गया है फूल तो खिलजी वंश हो गया। फिर इसके बाद तुगलक हो जाएगा, तुगलक जो कि आपका 1 में है। फिर सैयद वंश आपका हो जाएगा, फिर इसके बाद लोधी वंश हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा कौन सा, ये वाला ऑप्शन जिसका आ गया डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल जानदार क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बताइएगा कि जो शेर शाह का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर इनमें से क्या होगा। सभी को जवाब देना है। और आज दोस्तों माइनस मार्किंग से चल रहे हैं हम लोग, माइनस मार्किंग को देखते हुए आपको बताना है ना। गलतियां बहुत कम होनी चाहिए, रेयर केस में होना चाहिए, ठीक है ना। जो बिल्कुल आपको नया हो उसी में गलती होना चाहिए, नहीं तो गलती होने के चांस तो होने नहीं चाहिए आज, ठीक है। चलिए वेरी गुड। दोस्तों शेर शाह का जो मकबरा है ये दोस्तों आपके कहाँ पर है, आपके सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है, सासाराम जो पड़ता है बिहार में पड़ता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये मकबरा ये हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली का ये मिश्रण वाला ये सुंदर मकबरा है। दोस्तों याद रखिएगा मकबरा के भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुसार सुसज्जित किया गया है और जो बाहरी आपका आवरण है वो इस्लामी कला में किया गया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी, क्या बता सकते हैं कि जो शेर शाह की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। तो भैया याद रखिएगा कलिंजर में, जो आपका कलिंजर का किला है वहां पर दोस्तों क्या हुआ था कि युद्ध के दौरान दोस्तों तोप का गोला है ना वापस टकरा कर लग गया था, वहां पर मृत्यु हो गई थी। और ऑप्शन आपका सी हो गया। शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खान हो, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपका जवाब क्या हो जाएगा कि इनाम कमीशन की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है 6 नंबर में, वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो भैया आपका जवाब बनेगा ए नंबर है, ये 1852 में कब की गई थी, 1852 में की गई थी। और ये इनाम कमीशन था क्या, 52 के समय कौन था पहले, सबसे पहली बात 52 के समय डलहौजी थे, लाल डलहौजी थे। और इस इनाम कमीशन का उद्देश्य था कि भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनसे छीन लिया जाए, है ना। भूमि कर जो रहित जागीर हैं उनका पता किया जाए, उनसे ये छीन लिया जाए। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी।
बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना जो किया वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर राइट क्या हो जाएगा। 7 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो भैया ये है आपके तिलक। कौन है? तिलक, जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 अप्रैल, याद रखिएगा 28 अप्रैल, 28 अप्रैल और 1616 को, ठीक है 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने किया था। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो एनी बेसेंट ने भी 1916 में किया था, लेकिन एनी बेसेंट ने किया था सितंबर में। कब किया था? तो आपके सितंबर या दिसंबर, सितंबर में किया था, ठीक है सितंबर में किया था। तो दोनों डेट आपको याद रखना है कि 1916 में इन्होंने भी किया था और इन्होंने भी किया था। बस अंतर यही है कि 28 अगस्त को तिलक ने किया था और आपके सितंबर में जो किया था वह एनी बेसेंट ने किया था दोस्तों, मद्रास में किया था, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो गांधी जी आपके राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता किया था मात्र एक अधिवेशन में ही, अर्थात ये जो आपका है बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है। और ये कब किया था, तो ये भी डेट याद रखिएगा 1924, क्योंकि ये सभी डेट आपकी पूछी गई हैं दोस्तों, याद रखिएगा। केवल एक बार इन्होंने 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन अध्यक्षता किया था। क्लियर हुआ भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जापान के या जर्मनी के। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, क्या लगा दिया जाए, तुक्का मार दें क्या भाई। तुक्का नहीं मारना है, आपको लगाना है यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, सी, ये जर्मनी के सहयोग से। क्या? जर्मनी के सहयोग से आपके 1941, ठीक है जर्मनी के सहयोग से 1941 है ना, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन क्या होगा, तो भैया देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि जो दिया था, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, ये है आपके नंबर महात्मा गांधी, जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी आपका आंसर है, यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है, इन्हें आजाद शत्रु भी कहा जाता है, ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है और आजाद शत्रु की उपाधि गांधी जी ने ही दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है आपका पॉइंट, क्लियर है। चलिए यहां पर अच्छा, अगर इन्होंने इनको दिया है, लेकिन महात्मा गांधी को किन्होंने दिया था, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था टैगोर जी ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है सूर्य ग्रहण कब होता है। बताइएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र मतलब चंदा, और चंदा अर्थात यहाँ पर शाम को ही निकलता है। क्यों भैया, सुबह तो निकलता नहीं है। क्यों भाई, ये जो आपका चंद्रमा होता है शाम को निकलता है कि सुबह निकलता है। तो भैया यहाँ तक आप कहेंगे जो चंद्रमा होता है वो शाम को निकलता है। हमारी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, इसलिए हमने यहाँ पर यस एम लिख दिया है, शाम कर दिया है। इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, समा कर देते हैं, समा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, शाम से मतलब ये हो गया कि शाम को चंद्रमा निकलता है, अर्थात ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है। यहाँ पर जो आपकी पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब ये आपका होता है चंद्र ग्रहण। और जब दोस्तों चंद्रमा आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच, तब होता है सूर्य ग्रहण। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो कब होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अमावस्या को होता है। सिंपल सी बात ऐसे याद रखना है कि आप लोग अमावस नहाने कब जाते हैं, गंगा नहाने जब जाते हैं तो कब जाते हैं। अगर कल आपका अमावस्या थी तो भैया आज से आप निकलेंगे क्या। यहां पर आप कहेंगे सर अगर आज अमावस्या है सुबह, तो इसका मतलब आज आपके 4 बजे या 5 बजे या 2 बजे 1 बजे निकल लेंगे। तो इसका मतलब कि आप लोग क्या करते हैं, अमावस्या होती है क्या, ये दिन है समझिएगा, ये दूसरे पैर में होती है, 3, 4, 5 बजे निकलते हैं। तो कुल मिला के याद रखिएगा अमावस्या जो होती है सुबह होती है ना, और जो आपके चंद्रग्रहण होता है वो शाम को होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो आपके कौन से हैं। चलिए बताइए, यहां पर दिया गया है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह ही नहीं है। तो भैया जिनके उपग्रह नहीं है, जिनके चंद्रमा नहीं है, तो भैया ये है आपके बुध और शुक्र, है ना। इनके कोई उपग्रह नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पृथ्वी का व्यास कितना है। चलिए बताइएगा कि जो पृथ्वी का व्यास है ना, वो कितना है। यहाँ पर बताइएगा पृथ्वी का जो व्यास है ये कितना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 13 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 12,800 किलोमीटर की अगर आप दूरी यहाँ पर कर लेते हैं, समझो कि आपने पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय ले लेता है।
अगर सूर्य से, है ना, अगर पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आता है तो समय कितना लग जाता है? 2 मिनट लग जाता है या 4 मिनट या 8 मिनट या 16 मिनट? तो चलिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 14 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर 14 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर 8 मिनट 16 सेकंड, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड बाद ही देख पाते हैं। कितने बाद ही देख पाते हैं? क्योंकि वहां से आने में समय लग जाता है। तो भैया आप लोग जो सूर्य का प्रकाश देखते हैं वो लेट का ही देखते हैं, प्रारंभ का नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है? तो दोस्तों जो शनि है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय ले लेता है 29.5 वर्ष। कितना? 29.5 वर्ष का समय ले लेता है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि शनि का जो घनत्व है इतना कम है कि अगर इसको पानी में भी रख दिया जाए तो ये क्या होगा? तैरने लगेगा। क्या? तैरने लगेगा। हमने एक बात और बताया था कि भैया जो आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये गैसीय ग्रह हैं। क्या है? गैसीय ग्रह। और इनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। वहीं पर जो आपका मंगल है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर शुक्र है, बुध है, इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इनमें जो वही तत्व हैं जैसे आपके पृथ्वी में है, अर्थात ये सॉलिड बॉडी वाले हैं और ये जो आपके गैसीय वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि गेट से अभिप्राय क्या है? GATT, इसका अभिप्राय क्या होता है? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक, क्या दिया है? ट्रैफ एंड ट्रेड। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब ये क्या है कि दोस्तों जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार किया गया, उसको क्रियाशील प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर गेट की स्थापना की गई थी 1948 में। ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर जवाब लगभग सबका सही है दोस्तों। 17 नंबर का जो ऑप्शन है डी वाला, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में थी। बहुत लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, याद रखिएगा जो 17 का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर है, 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके 1989 को जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? यहाँ पर आंसर है राइट किया जाए। तो नरसिम्हन समिति का दोस्तों याद रखिएगा ये था बैंकिंग सुधार से थे, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा क्या घोषणा की गई थी? चलिए भैया बताना है 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा क्या घोषणा की गई थी, जवाब देना है। और एक बार भैया जितने लोग नए जुड़े हैं ना वो लोग जय हिंद लिख दीजिएगा, हमें पता तो चल पाए कितने लोग हमारे इस परिवार से नए जुड़े हैं। ठीक है ना? जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिख लीजिएगा, पुराने वाले जय हिंद वंदे मातरम लिखिएगा, पता चले दोनों में अंतर। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए सभी का वेलकम है, सभी का वेलकम है। देखिए आपका जो आंसर है 19 नंबर में जो ऑप्शन आ गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 19 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या होगा? ये भैया डी नंबर, विमुद्रीकरण किया गया था। क्या किया गया था? विमुद्रीकरण किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर, विमुद्रीकरण, आपका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब 500 रुपए और 1000 रुपए के जो करेंसी नोट थे उनको बंद कर दिया गया था, चलन से बाहर कर दिया गया था। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या, हाँ सर लुट गए थे कह रहा है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? चलिए वेलकम है, सभी को वेलकम है, सभी का स्वागत है। यहाँ पर दिया पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? 20 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है महबूब उल हक। कौन है? महबूब उल हक हैं। अगर आपसे पूछे कहाँ के हैं, पाकिस्तानी हैं। ये 1990 में इन्होंने ये पहला विकास सूचकांक जारी किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? दोस्तों देखिए 1935 में जो अधिनियम आया था उसमें बताया गया था कि संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? तो दोस्तों आपका 21 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जो कि ऑप्शन है आपका कि देखो 3 अनुसूचियां थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और आपकी एक समवर्ती सूची। अब इसमें से जो आपके कह सकते हैं कि आपातकालीन अर्थात जो विदेशी प्रतिरक्षा या कुछ आपातकालीन उपबंध थे वो समस्त शक्ति गवर्नर जनरल में आपकी व्याप्त कर दी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है?
संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो यहाँ पर आप कहेंगे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था, है ना। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल किया गया था, चुना गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? भैया ये बताना है, आप सभी को ये बताना है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता जो समाप्त हो सकती है वो कैसे समाप्त हो सकती है। आप कहेंगे यहाँ पर दिया गया है परित्याग करने पर, है ना, अगर अपनी इच्छा से छोड़ देता है, पर्यावसान के द्वारा, वंचित किए जाने पर, मतलब ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इनमें से सभी आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो आपका है ये क्या प्रदान करता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान है? याद दी गई है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? दोस्तों 25 नंबर में, तो 25 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि बीसीजी टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं? बीसीजी के जो टीके हैं ये किस रोग के लिए लगाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़े हैं, आपके 6 रोग के लिए लगाए जाते हैं, अर्थात जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है वो आपका राइट आंसर है, हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डायोड वह युक्ति है जो धारणा को क्या करती है? भैया यहाँ पर जवाब दीजिए, डायोड क्या होता है? डायोड जो होता है ये क्या करता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए भैया 27 नंबर को ऑप्शन लॉक करिएगा। ये एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, अर्थात 27 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। जो आपकी धारा होती है, धारा को एक दिशा में ही प्रवाहित करने देती है, जो आपकी डायोड होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है? कौन रेडियोधर्मी नहीं है? चलिए 28 नंबर। रेडियोधर्मी में दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर यूरेनियम है, फ्रांसियम है, थोरियम है, लेकिन जो आपका लेड दिया गया है, लेड, ये लेड को हम लोग सीसा बोलते हैं, ये प्रकृति में स्थायी तत्व आपका है, प्रकृति में स्थायी तत्व अर्थात प्रकृति में पाया जाने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नाइक्रोम निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? नाइक्रोम निम्न में से किसकी धातु है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है। तो नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम जो होता है वो निकेल और क्रोमियम को मिलाने से बनता है, निकेल और क्रोमियम को मिलाने से बनता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे सर जी ये बताइएगा कि तांबा और जस्ता को मिला दिया जाए, तांबा और जस्ता को मिला दिया जाए तब क्या बनेगा? जल्दी से बताइएगा कि तांबे और जस्ता को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, और तांबा और टिन को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? ये चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए तांबा और जस्ता मिला दिया जाए तब बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल बनता है, पीतल, ठीक है ना। और अगर आपसे ये बोल दें कि तांबा और टिन को मिला दिया जाए तब क्या होता है? तब कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है, कांसा बनता है, ठीक है ना। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वयस्क पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? चलिए दिया गया है कि वयस्क पुरुषों में मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 1336 ग्राम। कितना होता है? 1336 ग्राम होता है, और ये होता है पुरुषों में, ठीक है, ये होता है पुरुषों में। और कहा जाता है महिलाओं के दिमाग कम होता है, तो इसका मतलब उनका औसत भार कितना होता है? उनका औसत भार दोस्तों होता है कितना? यहाँ पर 1198 ग्राम होता है, ठीक है, 1198 ग्राम होता है। ये महिलाओं में क्या होता है? उनके दिमाग थोड़ा कम होता है, लेकिन दिमाग फास्ट बहुत काम करता है, ठीक है ना। ये जो आपका 1300 ग्राम आपका है इसको मात दे देता है ना, क्योंकि वो लोग टेक्निकल तरीके से सोचती हैं और यहाँ पर पुरुषों को पीछे कर देते हैं और आगे यहाँ पर आ जाती हैं। इनके दिमाग तो नाम मात्र कम है लेकिन काम थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। लड़के बड़े खुश हो गए थे कि सर जी लड़कियों की तो भैया दिमाग कम होता है ना, तो लड़के बड़े खुश हो गए थे। चलिए यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है 56 नंबर में कि चंद्रोदय का संविच्छेद इनमें से क्या होगा? 56 को ऑप्शन लॉक किया जाए। चंद्रोदय का जो संविच्छेद होगा यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 56 की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर चंद्रधन उदय क्या बनेगा? चंद्रधन उदय बनेगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रधन उदय, जिसका ऑप्शन आ गया है बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे अवनी शब्द का विलोम क्या होता है?
अवन शब्द का विलोम क्या होता है? तो अवन का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। अवन शब्द का विलोम पूछा गया है। अवन मतलब पृथ्वी हो गया, तो आपका जवाब हो जाएगा अंबर, और अंबर जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अरण्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? यहाँ पर बताइए अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है। बहुत बार हमने पढ़ाया है कि अरण्य का पर्यायवाची कानन होता है, अर्थात वन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, मन को आकर्षण करने वाला। मन को आकर्षण करने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है कि मन को आकर्षण करने वाले को क्या कहा जाता है। दोस्तों 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय ग्राही कहते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय ग्राही कहते हैं जो मन को मन से मतलब जो हृदय से ग्रहण करता है, ठीक है, मन को आकर्षण करता है। मन को आकर्षण करने वाले अर्थात मोहित करने वाले को हृदय ग्राही कहते हैं, है ना। और यहाँ पर हितैषी कहा जाता है जो हित चाहने वाला होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से पुल्लिंग की पहचान करना है। यहाँ पुल्लिंग जो आपका है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 60 नंबर का ऑप्शन लॉक किया जाए। तो भैया 60 का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब भी यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, कह रहा है पुल्लिंग क्या है? मोरनी, बेटी, घोड़ी और शिक्षक। तो ऑप्शन देखिए डी नंबर है राइट हो जाएगा, शिक्षक कैसा है ना। तो आपका जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है? चलिए बताइएगा, हुमायूं नामा किसने लिखा है? 81 का ऑप्शन लॉक किया जाए। तो चलिए दोस्तों बताइएगा, हुमायूं नामा जो लिखा है वो किसने लिखा है? आपका आंसर क्या होगा? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हुमायूं नामा जो कि जवाब आ रहा है गुलबदन बेगम है कहीं पर, गुलबदन बेगम जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। यहाँ पर फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है। अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा लिखा है, ठीक है ना। ये सभी पुस्तकें आपकी पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? 82 का ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका मैक मोहन, बिल्कुल सही जवाब आया है। मैक मोहन जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए, इसका निर्धारण का जो श्रेय है वो हेनरी मैक मोहन को दिया जाता है। उन्होंने 1914 में इसका निर्धारण किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइएगा कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिलेगा। एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है और एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। जब राष्ट्रीय उद्यान बोल दे तब आपको जम्मू कश्मीर लगाना है, लेकिन यहां पर पूछा है अभ्यारण्य, और जब अभ्यारण्य बोल दे तो आपको गोवा लगाना है, ठीक है ना। याद रखिए, जब अभ्यारण्य बोल देता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है तो आपके गोवा में है, लेकिन जब ये पूछ दे कि सलीम अली पक्षी, क्या सलीम अली राष्ट्रीय अभ्यारण्य, क्या बोल दे? राष्ट्रीय अभ्यारण्य। जब बोल देता है राष्ट्रीय अभ्यारण्य और जब अभ्यारण्य बोल दे अभ्यारण्य, तब क्या लगाना है? जम्मू कश्मीर। दोनों चीज एक साथ नोट करिएगा, नहीं गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन को लॉक करते हैं। 84 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिया है उपाध्यक्ष पूछा गया, अध्यक्ष ने पूछा गया, उपाध्यक्ष पूछ लिया है। और जो भैया आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे वो आपके थे अनंत शयनम। कौन? यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। वहीं पर मीरा कुमार जो थी वो कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो जॉर्ज अन्या है ये कौन थी आपकी? तो ये थी आपकी प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी दोस्तों, है ना। प्रतिभा देवी पाटिल को तो जानते ही होंगे कि ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ पर आंसर को लॉक किया जाए। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये बताइएगा सुकुमार सेन कौन थे? सुकुमार सेन कौन थे? सुकुमार सेन ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक बच्चा है आपके डॉक्टर नगेंद्र, इनको भी बता दीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? 86 नंबर का ऑप्शन देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों यहाँ की आधिकारिक भाषा है क्या? अंग्रेजी है, याद रखिए, ऑप्शन बनेगा ये नंबर है अंग्रेजी है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों दिखा जाए कोयांग और चांग यहाँ की और भी आपकी भाषाएं हैं, है ना। मिजो भाषा जो आपकी है कहाँ की है? मिजो भाषा जो आपकी है ये कहाँ की है? मिजोरम की है, याद रखिएगा। नागालैंड में दोस्तों कुत्तों को भी पकड़ पकड़ के खा डालते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है?
और ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत पढ़ाया है। बताइएगा मोतियों का द्वीप जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। जिन लोगों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो सभी लोग भी यहाँ पर दोस्तों लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोतियों का द्वीप जो कि बहरीन, जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर है बहरीन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस हिंदी लेखक को दिया गया था? बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम जो दिया गया था वो कौन प्रथम हिंदी लेखक, देखो यहाँ पर हिंदी दिया गया है ना, हिंदी दिया और हिंदी दिया है तो आप कहेंगे ये है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अगर आपसे पूछ लेता कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी तो वो थी आशा पूर्णा देवी। कौन है? आशा पूर्णा देवी थी, याद रखिएगा। हर एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा, जितने भी एग्जाम में पूछा गया है वो हर चीज को हम यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। यही चीजें आपको नोट करना होता है, यही चीजें आपको नोट करना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन तो आपके ऐसे 45-55 होते हैं, लेकिन अगर जो हम आपको बता देते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, वही एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ना, तो उनको आपको पढ़ना जरूरी है। देखो दिया है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 89 का ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर 89 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए 89 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये 25 जनवरी 1950। क्या? 25 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी है? तो दोस्तों अभी तक देखा जाए तो भारत में अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। यहाँ पर जवाब दीजिए, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में दोस्तों, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे पूछेगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। एक क्वेश्चन से यहाँ से और ऐड कर लीजिएगा कि पहली जनजाति आपकी राष्ट्रपति, है ना, याद रखिए। जनजातियों में आपकी द्रौपदी मुर्मू जो आपकी हैं, ये क्या है? जनजाति हैं, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, बताइएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आपका मीरा कुमारी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, है ना, प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति ये कौन है? तो वायलेट हरि अलवा हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है प्रथम महिला राज्यपाल, तो दोस्तों याद रखिए प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं, और ये उत्तर प्रदेश की क्या रही हैं? आपकी राज्यपाल रही हैं। अगला है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष में से पूछा गया है, तो दोस्तों यूपीपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष आपके रोजो विलियम बैथ्यू शॉर्टकट में याद रख लीजिएगा। अगला आपसे दिया गया है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम महिला शासिका कौन है? तो ये आपकी रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली के समय दिल्ली सल्तनत में आपको मिलेंगी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी है, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश से रही हैं। और अगला आपसे दिया गया है कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, दोस्तों प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? ये राजकुमारी अमृता कौन है? कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। ध्यान से देखते जाइएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो आपकी कौन है? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्या दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत ये कौन थी? तो भैया ये है आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। अगला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो आपकी याद रखिए फातिमा बीबी हो जाएंगी। वहीं पर देखा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपकी लीला सेठ है, जो कि आपको मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है आपको मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम महिला आईएएस, ये प्रथम महिला आईएएस कौन थी? आपकी अन्ना जॉर्ज। कमेंट करते रहिए, आपका दिमाग यहीं बने रहेगा क्लास में। देखो प्रथम महिला आईएएस कौन है? आपके अन्ना जॉर्ज हो जाएंगे। वहीं पर प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो प्रथम महिला आईपीएस है आपकी किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी हो जाएगा। अगला देखो आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आपकी इनमें से कौन है? बताइएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है आपकी? दोस्तों ये मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला आपकी कौन है? ये दोस्तों आपकी रीता फारिया है, दोस्तों रीता फारिया हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो दोस्तों बताना है
है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला आपकी कौन है? भारतीय। ये देखो भारतीय है तो आपका हो जाएगा संतोष यादव, ये आपका हो जाएगा संतोष यादव। अगला देखो दिया गया है कि रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर ये है आपके के जे उद्देशी, क्या? के जे उद्देशी उसका हो जाएगा। और अगला है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो दोस्तों ये आरती साहा है। ये आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी सुष्मिता सेन हो जाएगा। ठीक है, देखो 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ लोगे तो ये तैयार हो जाएगा। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी हो जाएगा। और अगला दिया गया है ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। दोस्तों ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, हर एक बार पूछा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आपके भारोत्तोलन से हैं और ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये है आपके एन लम्सडेन, हॉकी में 1961 में यहाँ पर हो जाएगा। अगला है अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं, इनका नाम है कुंज रानी, जिन्हें याद रखिए ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। इन्हें याद रखिए ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं कुंज रानी को, और इन्होंने अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक विजेता कौन है? वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, ध्यान देते रहिए। ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला आपकी कौन है? भारतीय। साक्षी मलिक है, 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था। अगला दिया गया है कि ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है मैरी कॉम, ये 2012 में लंदन ओलंपिक में जीती थी। अगला है ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर दोस्तों याद रखिएगा कि जिम्नास्टिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये डोप के मामले में इस समय क्या हो गई हैं? इस समय दोस्तों इनको डोप के मामले में मतलब डोपिंग होता है ना, नशेबाजी करते हैं, इसलिए 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, इनको प्रतिबंधित किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला ये है आपकी नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी, जिनको क्रिकेट से बहुत प्रेम है, इनको क्रिकेट से भैया बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कल्पना चावला हो जाएगा, कल्पना चावला हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है मेहर मूसा, क्या? मेहर मूसा हो जाएगा। और अगला है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली है रानी कौशल धर्मसट्टू, क्या नाम है? रीना है, रीना कौशल धर्मसट्टू ऑप्शन बनेगा यहां पर। और अगला है कि प्रथम महिला स्नातक, दोस्तों याद रखिए कि भारत में ऐसी पहली महिला रही हैं जिन्होंने स्नातक किया था, इनका नाम है दोस्तों याद रखिए कादम्बिनी, क्या दिया है? कांदबिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु, ये है 1883 में किया था। अगला दिया गया है कि प्रथम महिला स्नातक, देखो यहां पर दिया गया है प्रथम महिला स्नातक, वो भी आनर्स के रूप में, तो आनर्स में थे आपकी कामिनी राय थी दोस्तों, ये आपके 1886 में। और अगला है कि 7 समुद्र पार, है ना, क्या दिया है? 7 समुद्र वाला गाना सुने हैं ना आप लोग? 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुला चौधरी है। कौन? बुला चौधरी है दोस्तों याद रखिएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है अमृता प्रीतम, क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है जयंती पटनायक, क्या हो जाएगा? जयंती पटनायक हो जाएगा। और अगला आपको देखो दिया गया है, हमने आपको स्पेशल डोज स्ट्रेटेजी के में आपको पढ़ाया भी होगा, आपको याद आ जाएगा। देखो दिया गया है कि प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचक, देखिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कह रहा है प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार का जो वाचन किया था किसने किया था? तो ये प्रतिमा पुरी है, आपको स्पेशल डोज में पढ़ाया जरूर होगा। यहां पर दिया है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ये देविका रानी थी दोस्तों याद रखिए, देविका रानी हो जाएगा।
यहाँ पर ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन से हैं, तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों पीवी सिंधु, जो कि आपके बैडमिंटन से आपकी जुड़ी हैं। अगला दिया गया है प्रथम महिला मेयर, दोस्तों प्रथम महिला मेयर ये है आपकी तारा चेरियन, ये आपकी कहां से है, चेन्नई से थी। अगला आपसे दिया गया है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त, कौन, नरगिस दत्त हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपका वी.एस. रामा देवी। और अगला है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, भानु अथैया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भानु अथैया से। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि वायुसेना में क्या दिया है, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट है आपके हरिता कौर देओल, कौन है, हरिता कौर देओल अब जोड़ेगा। और अगला है प्रथम महिला विदेश मंत्री, प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज हो जाएगा। स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक, देखिए यहां पर याद रखिए कि स्टेट बैंक की प्रथम है ना प्रबंध निदेशक आपके हैं भारतीय अरुंधति भट्टाचार्य हो जाएगा। और अगला है वायुसेना की प्रथम महिला वो भी लड़ाकू विमान पायलट, देखिए वायुसेना की प्रथम महिला वो भी लड़ाकू विमान पायलट आपकी कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह हो जाएगा, जिसमें से यहाँ पर आपकी मेन रही थी अवनी चतुर्वेदी थी। अगला दिया गया है कि नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों याद रखिए नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष वो भी भारतीय कौन रही हैं, रंजना कुमार रही हैं। प्रथम महिला विदेश सचिव कौन रही हैं, तो आपकी चोकिला अय्यर हो जाएगा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल आपकी कौन है, पुनीता अरोड़ा, पुनीता अरोड़ा हो जाएगा। और प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है, तो पद्मावती बंदोपाध्याय। और दोस्तों प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन एयरलाइन की कौन है, तो आपकी सुषमा चावला हो जाएगा, सुषमा चावला। तो दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है क्या, यहाँ पर भारत में प्रथम महिलाएं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे क्या, भारत में प्रथम पुरुष पढ़ाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।